नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 जीव विज्ञान चैप्टर 12 खनिज पोषण पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, पौधों में उत्तरजीविता के लिए उपस्थित सभी तत्वों की अनिवार्यता नहीं है, टिप्पणी कीजिए। उत्तर, खनिज तत्व जो मृदा में उपस्थित होते हैं वह पौधों में जड़ों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं, परंतु सभी तत्व आवश्यक तत्व हो ऐसा नहीं है। जो तत्व मृदा में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं इनका अवशोषण भी अधिक हो जाता है। जैसे सिलीनियम की मात्रा अधिक होने पर पौधे द्वारा इसका अधिक अवशोषण हो जाता है, जो असल में उनके लिए आवश्यक नहीं है। लगभग 60 से अधिक तत्व पौधों से मिलते हैं, परंतु बहुत थोड़े से ही आवश्यक तत्व होते हैं। अतः आवश्यक तत्व वह हैं जो सीधे पादप उपापचयी क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। प्रश्न नंबर 2, जल संवर्धन में खनिज पोषण हेतु जल और पोषक लवणों की शुद्धता जरूरी क्यों है? उत्तर, अशुद्ध जल में अनेक खनिज घुले हो सकते हैं, इसी प्रकार लवणों में भी अशुद्धता मिलती है। यदि जल संवर्धन में अशुद्ध जल व लवणों का प्रयोग होता है तो यह पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः जल संवर्धन में शुद्ध जल तथा ज्ञात आवश्यक तत्वों का ही खनिज पोषण विलयन प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। वे पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, हितकारी पोषक तत्व, आविष तत्व तथा अनिवार्य तत्व। उत्तर नंबर 1, विहित पोषक तत्व वह तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है विहित पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे NBS, Ca, Mg आदि। पादप ऊतक में इनकी सांद्रता 1 से 10 mg यल शुष्क मात्रा में होती है। नंबर 2, सूक्ष्म पोषक तत्व यह तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे को बहुत कम मात्रा में होती है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे Mn, Cu, Fe, Mo, Gn, B, Cl, Ni आदि। इनकी सांद्रता पादप ऊतक में 0.1/mg/यल शुष्क मात्रा में होती है। नंबर 3, हितकारी पोषक तत्व वह तत्व जिनके उच्च पादपों में बड़े तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के अतिरिक्त आवश्यकता होती है, हितकारी पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे NaSiCO, Se आदि। नंबर 4, आविष तत्व वह खनिज तत्व जो पौधों के लिए हानिकारक होते हैं या जिन सांद्रता में वे पादप ऊतक के शुष्क भार को 10% से घटा सकते हैं, आविष तत्व कहलाते हैं। नंबर 5, अनिवार्य तत्व वह तत्व जो पौधे की उपापचयी क्रियाओं में सीधे तौर पर सम्मिलित होते हैं और उनकी कमी से पौधों में निश्चित लक्षण दिखाई देते हैं, अनिवार्य तत्व कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4, पौधों में कम से कम 5 अपत्या के लक्षण दे उन्हें वर्णित करें और खनिज की कमी से उसका संबंध बनाएं। उत्तर नंबर 1, क्लोरोफिस का हास्य होता है जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। यह NK, Mg, Fe, Mn, Zn तथा CO आदि की कमी से होता है। नंबर 2, नेक्रोसिस ऊतक की कोशिकाओं का क्षय होता है। इसके कारण दिखाई देने वाले लक्षण हैं ब्लाइस्ट, रॉट, पत्ती पर धब्बे आदि। या लक्षण Ca, Mg, Cu, K आदि की कमी से होता है। नंबर 3, कोशिका विभाजन का निरोधी पौधों में वृद्धि कम होने से पौधे बौने रह जाते हैं। यह लक्षण N, S, K, Mo आदि की कमी से होता है। नंबर 4, विकृति, रंगहीनता, विभज्योतक ऊतकों के संगठन में कमी, विकृति आदि अंत में मृत्यु का कारण बनते हैं। यह बोरोन की कमी का लक्षण है। नंबर 5, पुष्पन में देरी, NS, MO आदि की कम सांद्रता से कुछ पौधे में पुष्पन कुछ समय के लिए टल जाता है। प्रश्न नंबर 5, अगर एक पौधे में एक से ज़्यादा तत्वों की कमी के लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो प्रायोगिक तौर पर आप कैसे पता करेंगे कि अपर्याप्त खनिज तत्व कौन से हैं? उत्तर, ऐसे पौधों को विभिन्न जल संवर्धन में उगाते हैं। प्रत्येक तत्व की कमी का लक्षण अलग अलग
पता चल जाता है, जिससे तुलना करके दिए गए पौधे में पोषक तत्व की कमी का पता किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6, कुछ निश्चित पौधे में अपर्याप्तता लक्षण सबसे पहले नवजात भाग में क्यों पैदा होता है, जबकि कुछ अन्य में परिपक्व अंगों में? उत्तर, पोषक तत्वों की कमी से पौधों में कुछ आकारिकीय बदलाव आते हैं। यह परिवर्तन अपर्याप्तता की प्रदर्शित करते हैं। यह विभिन्न तत्वों के अनुसार अलग अलग होते हैं। अपर्याप्तता के लक्षण पोषक तत्वों को गतिशीलता पर निर्भर करते हैं। यह लक्षण कुछ पौधों के नवजात भागों में या पुराने ऊतकों में पहले प्रकट होते हैं। पादप में जहां तत्व सक्रियता से गतिशील रहते हैं तथा तरुण विकासशील ऊतकों में नियतित होते हैं, वहां अपर्याप्तता के लक्षण पुराने ऊतकों में पहले प्रकट होते हैं, जैसे कि एमजी। अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम जीर्णमान पत्तियों में प्रकट होते हैं। पुरानी पत्तियों में यह तत्व विभिन्न जैव अणुओं के विखंडित होने से उपलब्ध होते हैं और नई पत्तियां तक गतिशील होते हैं। जब तत्व अगतिशील होते हैं और वयस्क अंगों से बाहर अभिगमित नहीं होते तो अपर्याप्तता लक्षण नई पत्तियों में प्रकट होते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फर आसानी से स्थानांतरित नहीं होते। अपर्याप्तता लक्षणों को पहचानने के लिए पौधों के विभिन्न भागों में प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन मान्य तालिका के अनुसार करना होता है। प्रश्न नंबर 7, पौधों के द्वारा खनिजों का अवशोषण कैसे होता है? उत्तर, खनिज तत्वों का अवशोषण दो प्रकार से होता है। नंबर 1, एपोलोस्टार पथ कोशिकाओं के बाह्य स्थान में तीव्र गति से आयन का अंतर्ग्रहण निष्क्रिय अवशोषण होता है। आयनों की निष्क्रिय गति साधारणतया आयन चैनलों के द्वारा होती है। यह ट्रांस झिल्ली प्रोटीन होते हैं और चयनात्मक छिद्रों का कार्य करते हैं। नंबर 2, सिम्प्लास्ट पथ कोशिकाओं के आंतरिक स्थान में आयन धीमी गति से अंतर्ग्रहण किए जाते हैं। आयनों के प्रवेश और निष्कासन में अपचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह सक्रिय अवशोषण होता है। कोशिका में आयनों की गति को अंतर्वाह तथा कोशिका से बाहर आयनन की गति को बहिर्वाह कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, राइजोबियम के द्वारा वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थितीकरण के लिए क्या शर्तें हैं तथा N2 स्थितीकरण में इनकी क्या भूमिका है? उत्तर, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थितीकरण की शर्तें। नंबर 1, नाइट्रोजिनेस एंजाइम्स। नंबर 2, लेहीमोग्लोबिन। नंबर 3, ATP। नंबर 4, अनाक्सी वातावरण। मुख्यतः मटर कुल के पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं। इनमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजिनेस एंजाइम्स एवं लेहीमोग्लोबिन पाया जाता है। आदि सभी जैव रासायनिक संघटक पाए जाते हैं। नाइट्रोजिनेस एंजाइम्स वातावरणीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्प्रेरित करता है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम्स की सक्रियता के लिए अनाक्सी वातावरण आवश्यक होता है। लेहीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से नाइट्रोजिनेस एंजाइम्स की सुरक्षा करता है। अमोनिया संश्लेषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक अमोनिया अणु को 8 ATP ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आपूर्ति पोषक कोशिकाओं के ऑक्सीश्वसन से होती है। अमोनिया एमिनो अम्ल में एमिनो समूह के रूप में सम्मिलित हो जाती है। चित्र आप देख लीजिए। चित्र नाइट्रोजन स्थितीकरण में नाइट्रोजिनेस एंजाइम्स की भूमिका। प्रश्न नंबर 9, मूल ग्रंथिका के निर्माण हेतु कौन कौन से चरण भागीदार हैं? उत्तर, मूल ग्रंथियां निर्माण पोषक पौधे सामान्यतः मटर कुल के पौधे की जड़ एवं राइजोबियम में पारंपरिक प्रक्रिया के कारण ग्रंथियों
का निर्माण निम्नलिखित चरणों में होता है। नंबर 1, राइजोवियम जीवाणु बहुगुणित होकर जड़ के चारों ओर एकत्र होकर मूल रोग एवं मूल्य त्वचा से जुड़ जाते हैं। जीवाणु संक्रमण के कारण जीवाणु मूल रोग से होकर वलकुट में पहुंच जाते हैं। वलकुट में जीवाणुओं के कारण कोशिकाओं का विशिष्टीकरण नाइट्रोजन स्थितीकरण कोशिकाओं के रूप में होने लगता है। इस प्रकार ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। ग्रंथियों के निर्माण का पोषक पादप से पोषक तत्वों के आदान प्रदान हेतु संवहनी संबंध स्थापित हो जाता है। चित्र आप देख लीजिए ए बी। चित्र सी डी आप देख लीजिए। चित्र सोयाबीन की मूल ग्रंथिका का विकास। ए राइजोवियम जीवाणु मूल रोम की समीप बहुगुणित होते हैं। बी संक्रमण के पश्चात मूल रोम में संकुचन प्रेरित होता है। सी संक्रमित जीवाणु मूल रोम द्वारा वलकुट कोशिकाओं तक पहुंचता है। वलकुट एवं परिरंभ कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं और ग्रंथिका का निर्माण हो जाता है। डी ग्रंथिका जीवाणुओं का संबंध पोषक कोशिका से स्थापित हो जाता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? अगर गलत है तो उन्हें सही कीजिए। क बोरान की अपर्याप्तता से स्थूलकाय अक्ष बनता है। ख कोशिका में उपस्थित प्रत्येक खनिज तत्व उनके लिए अनिवार्य हैं। नंबर ग नाइट्रोजन पोषक तत्व के रूप में पौधों में अत्यधिक अचल है। घ सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता निश्चित करना अत्यंत ही आसान है क्योंकि यह बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में लिए जाते हैं। उत्तर क सत्य कथन। ख असत्य कथन। 105 खनिज तत्वों में से लगभग 60 तत्व विभिन्न पौधों में पाए गए हैं। इनमें से 17 खनिज तत्व ही अनिवार्य होते हैं। ग असत्य कथन। नाइट्रोजन अत्यधिक गतिमान पोषक खनिज तत्व है। घ असत्य कथन। सूक्ष्म पोषक तत्वों की अनिवार्यता निश्चित करना अत्यंत कठिन कार्य होता है क्योंकि यह अति सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। सामान्यतः पोषक लवणों में अशुद्धता के कारण इनकी अनिवार्यता स्थापित करना कठिन होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।